जैसा कि हम जानते हैं, हम केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। इसमें हमने बहुत सारे क्रिस्टलों के प्रकार, क्रिस्टलों की संरचनाएं और उनमें बंधों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और हमने रसस्मीकरण मिति दोष भी पढ़े थे। आज हमको पढ़ना है अरसस्मीकरण मिति दोष। तो किसके बारे में देखिए, अरसस्मीकरण मिति क्रिस्टलों में दोष। तो देखिए बच्चों, इसमें हमको आज पढ़ना है अरसस्मीकरण मिति दोष में क्रिस्टल। तो इसकी परिभाषा क्या बताएंगे? तो जैसे हमने रसस्मीकरण मिति दोष की परिभाषा बताई थी कि ऐसे क्रिस्टल जिनके आयन परमाणु की संख्या घटने तथा बढ़ने के कारण उनमें क्या होती है, विकृतियां उत्पन्न होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रसस्मीकरण मिति दोष कहते हैं। अब इसमें हमने पढ़ा था कि उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे यहाँ पर भी आपका क्या कहलाएगा, अरसस्मीकरण मिति दोष में ऐसे क्रिस्टल जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अरसस्मीकरण मिति क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल दोष कहते हैं। अर्थात क्या बताएंगे, ऐसे क्रिस्टल जो आपके स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अरसस्मीकरण मिति दोष कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या बताएंगे, पहला क्या होता है, धातु अधिक दोष, और दूसरा क्या होता है आपका धातु न्यूनता दोष। ये आपके दो प्रकार के होते हैं। तो आइए हम धातु अधिकता दोष के बारे में जानते हैं कि धातु अधिकता दोष किसे कहते हैं। तो धातु अधिकता दोष की परिभाषा क्या बताओगे? धातु अधिक दोष के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें धातु अधिक दोष, किसी भी क्रिस्टल क्या बताएंगे, धातु अधिक दोष की परिभाषा, किसी भी क्रिस्टल में धातु आयन या धन आयन की संख्या का बढ़ जाना धातु अधिक दोष कहलाता है। धातु अधिक दोष कहलाता है। या क्या बताओगे, धातु अधिक दोष की परिभाषा बता सकते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या बताओगे, धनायन धातु अधिक दोष और ऋणायन धातु अधिक दोष।
धन आयन धातु अधिक दोष और दूसरा क्या बताओगे आपका ऋण आयन धातु अधिक दोष। ये हो जाएगा आपका कि धन आयन धातु अधिक दोष और ऋण आयन धातु अधिक दोष। ये दो प्रकार के होते हैं। तो इनमें देखो जब किसी क्रिस्टल में धातु धन आयनों की संख्या क्या हो जाए बढ़ जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं धन आयन धातु अधिक दोष कहते हैं। और ऋण आयन धातु अधिक दोष जब किसी क्रिस्टल में ऋण आयन की संख्या क्या हो जाए बढ़ जाए तब उसे हम क्या कहते हैं ऋण आयन धातु अधिक दोष कहते हैं। इसके परिणामों के बारे में जानते हैं। देखिए इसमें पहला क्या लिखोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं ये आपके क्रिस्टल रंगीन होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरण क्या बताओगे जैसे आपका NaCl, KCl, लिथियम क्लोराइड, जिंक ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये क्या कहला जाएंगे आपके इसके उदाहरण। तो देखिए ये इसके उदाहरण बता सकते हैं आप। ये उदाहरण के बाद यह क्रिस्टल कैसे होते हैं आपके विद्युत के चालक होंगे। कैसे हो जाएंगे चालक कहलाएंगे। विद्युत के चालक कहलाते हैं। कैसे होते हैं ये विद्युत के चालक होते हैं। ऐसे धातु न्यूनता दोष में क्या हो जाते हैं ये विद्युत के कुचालक अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं। धातु न्यूनता दोष में अर्थात धातु ऋण आयन अधिक दोष धातु ऋण आयन अधिक दोष में इसमें क्या होता है किसी भी क्रिस्टल आयनों में धातु आयनों की संख्या क्या हो जाती है बढ़ जाती है। अर्थात इसमें ऋण आयनों की संख्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी जिससे यह दोष उत्पन्न होगा। इस दोष के कारण क्रिस्टल विद्युत के अर्धचालक की तरह कार्य करता है। ये कैसे करेंगे अर्धचालक की तरह कार्य करने लगता है। ठीक इतना बता सकते हैं आप। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अशुद्धि दोष। क्या पढ़ेंगे अशुद्धि दोष। तो देखिए इसके बारे में अशुद्धि दोष किसे कहेंगे अशुद्धि दोष की परिभाषा क्या बताओगे किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित अन्य पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं अशुद्धि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं अशुद्धि दोष। किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित अन्य पदार्थों की मात्रा को हम क्या कहते हैं अशुद्धि दोष कहते हैं। विद्युतीय गुण। तो विद्युतीय गुण में देखो तो 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला क्या बताओगे आपका विद्युतीय गुण में जैसे चालक, दूसरा अचालक
और तीसरा होता है सुचालक, वो कुचालक, अर्धचालक, अर्धचालक। ये ठीक इसी को हम क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ठीक, ये आपके इतने प्रकार। तो चालक की जैसे हमने परिभाषा पढ़ी है, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित की जा सकती है वो क्या कहलाते हैं, विद्युत के चालक कहते हैं। अचालक वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं कराई जा सकती या नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए क्या होता है, रबर, कांच, प्लास्टिक आदि। ठीक है, और इसमें सुचालक क्या होता होगा, जैसे धातुएं हो गई, आपका लोहा हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट आदि। ये सब क्या कहलाएंगे, आपके विद्युत के सुचालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अर्धचालक। जैसे आपका SI सिलिकॉन हो गया, ये क्या कहलाता है, विद्युत का अर्धचालक कहलाता है। जैसे और जर्मेनियम हो गया, ये क्या कहलाते हैं, विद्युत के आपके अर्धचालक कहलाते हैं। अब अर्धचालकों का उपयोग, तो अर्धचालकों का उपयोग कहाँ किया जाता है, ट्रांजिस्टर बनाने में, N ट्रांजिस्टर बनाने में, P ट्रांजिस्टर बनाने में, डायोड बनाने में, एम्पलीफायर बनाने में, रेक्टिफायर बनाने में, इनका उपयोग अर्धचालकों में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विद्युतीय गुण के बाद चुंबकीय गुण। किसके बारे में, चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं चुंबकीय गुणों के बारे में। चुंबकीय गुण, तो क्रिस्टलों के चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो चूंकि हम पिछली कक्षाओं में चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा है कि चुंबकीय गुणों के आधार पर क्रिस्टलों में या किसी भी पदार्थ में आपके दो प्रकार की गति पाई जाती है। उनके इलेक्ट्रॉन में कितने प्रकार की गति पाई जाती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, आपकी चक्रण गति और दूसरा होता है आपका कक्षक गति। इसी के आधार पर ये इसे भी हम अलग अलग विभक्त कर सकते हैं। ये इसी को हम कह सकते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, और दूसरा क्या कहलाएगा आपका कक्षक चुंबकीय आघूर्ण। इनके आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों पर विभक्त किया गया है। इनके आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए इसमें किया गया चुंबकीय, अनुचुंबकीय, दूसरा क्या लिखेंगे, अनुचुंबकीय के बाद आता है प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ। तीसरा क्या बताएंगे, आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। और चौथा क्या बताएंगे, आपका प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। और पांचवा क्या बताएंगे, देखिए आपका फेरी लौह चुंबकीय पदार्थ।
फेरी लॉ चुंबकीय पदार्थ, ये आपके 5 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। अब जाइए इसे इनकी हम परिभाषा देखते हैं। क्या देखेंगे? सबसे पहला आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा क्या बताओगे? चुंबकीय क्षेत्र पर आकर्षित होने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखोगे Cu और आपका O2 और N, ये क्या कहलाएंगे? आपके अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र पर आने पर वो क्या कर देते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रति चुंबकीय पदार्थ। लौ चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबक क्षेत्र पर आने पर बहुत तीव्र गति से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिलौ चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौ चुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं? प्रतिकर्षित या अप्रभावित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रतिलौ चुंबकीय पदार्थ। फेरिलौ चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आने पर लौ चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षा कम मात्रा में क्या करते हैं? चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे लौ चुंबकीय में क्या क्या बताओगे? कोबाल्ट हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएंगे। फेरी चुंबकीय में क्या बताओगे? MnO हो जाएगा, ZnO हो जाएगा। ये इसके उदाहरण क्या क्या लिखोगे? प्रतिलौ चुंबकीय में आपका क्या आ जाएगा? Fe2O3 Fe3O4, ये आपके क्या हो जाएंगे? उदाहरण। और प्रति चुंबकीय में क्या लिखोगे? TiO, SiO2 आदि, ये क्या हो जाएंगे? इससे उदाहरण हो जाएंगे। तो आपको ये उदाहरण याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज से आपका ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपका नया चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर होगा सॉल्यूशन विलियन। तो आपको जो चीज़ जहाँ ना समझ में आई हो उसको आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए।